पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर ऑलरेडी बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस वीडियो में नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और पूर्व एमएलए शमीमा फिरदौस तकरीर करती नजर आ रही हैं। और अगर उनके भाषण को आप पूरा सुनेंगे, उस पूरे भाषण में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, माफ कीजिएगा, पीडीपी के ऊपर जबरदस्त प्रहार किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता हैं और पूरी अपने भाषण में उन्होंने पीडीपी पीडीपी और पीडीपी कहा है। उसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर को नई दिल्ली की गोद में डाल दिया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि जब वो सत्ता में थी तो तब बच्चों पर पैलेट चलाए गए, तब और पैलेट मंगाए गए, और तब ये कहा गया कि अगर बच्चे घरों में नहीं रहेंगे, बैठेंगे, तो पैलेट तो चलेंगे। ये बात उन्होंने अपने उस वीडियो में कही है। अन्य और भी कई बातें कही हैं। ये भी कहा है उन्होंने अपने उस भाषण में, कि भाषण का थोड़ा सा छोटा सा क्लिप मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिन्हें कश्मीरी समझ आती उन्हें सब समझ आ जाएगा। ये कह रही हैं कि हमारे टुकड़े टुकड़े किए, और टुकड़े करने वाला कोई और नहीं बल्कि पीडीपी है। टुकड़े करने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का ख्वाब था। और सुनिए। यही था कि कश्मीर को बेच डालो, कि कश्मीर को दो हिंदुस्तान की गोदी में डालो। और महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर बनी, उसने क्या किया? कितने लोगों को, कितनी बच्चियों को, कितने लड़कों को, मासूम बच्चों को शहीद करवाया। शहीद 10 लाख पैलेट आ रहे हैं। अगर बच्चे अंदर नहीं बैठेंगे, इनको भी मरवाया जाएगा। यमन का सिस्टम पैलेट यमनी पे लगाउन पता लगे कुम कोरी गई अंत आवा कुचा कोरी गई यमन छुगाशी कुचा लड़के गए यमन छुगाशी आशस मुतबस महबूबा जी बने सका दोषी टाइम सुगरत होमत सही सत्ता बड़ दावा करा। कह रही हैं कि आपकी गैरत उस वक्त कहां गई थी? आप बहुत बड़े बड़े दावे करती थी। वो दावे जो आप उस वक्त कर रही थी, वो दावे आपको उस वक्त नहीं करने चाहिए थे, और काश आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया होता। हम हिंदुस्तान के मातहत नहीं होते। हमें शेर कश्मीर ने सिखाया था कि सर मत झुकाओ, सर कटवाओ। हमें पीडीपी ने बेचा और आज हम उनकी झोली में है। उनसे मतलब जो है केंद्र सरकार की बात की जा रही है। हिंदुस्तान की झोली में है और हिंदुस्तान में शमीमा जी कह रही हैं कि हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाता। अगर हमारे यहाँ बिजली न हो और बिजली के लिए कोई प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकले तो उसे प्रदर्शन करने की भी इजाजत नहीं है। ये कह रही हैं कि 2-4 लड़के भी अगर बाहर निकलकर पानी की शॉर्टेज के लिए प्रदर्शन करते हैं, धरना लगाते हैं, तो उन्हें भी वो धरना लगाने की इजाजत नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। ये शमीमा फिरदौस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता हैं। आप और सुने क्या कह रही हैं। और आप जब सुन रहे हैं तो आप सुन भी रहे होंगे कि सारे का सारा जो इल्जाम है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर है,
और जो भी कुछ कहा जा रहा है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती और उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद को लेकर कहा जा रहा है। उनके पिता का स्वर्गवास हुआ और उनके पिता के स्वर्गवास के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बागडोर उनकी बिटिया महबूबा मुफ्ती ने संभाली और इस समय पीडीपी की अध्यक्षा हैं महबूबा मुफ्ती। और कल की आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कल उन्होंने नई दिल्ली में धरना दिया और धरना देकर उन्होंने अपनी नाराजगी का कल इजहार किया। आप सुनिए इस शमीमा फिरदौस और क्या कह रही हैं। तो आपने सारा सुन लिया कि ह्यूमन राइट्स थी हमारे पास, वो भी हमसे छीन ली गई। दो तीन बातें जो उन्होंने कही, पहली बात तो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता एक जनसभा को संबोधित कर रही हैं। जनसभा में जाहिर सी बात है लोग होंगे, कार्यकर्ता होंगे। उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि पानी और बिजली के लिए भी अगर आप प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकलें तो आपको प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। घाटी की सिक्योरिटी सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए हमने पता करने की कोशिश की आईजीपी कश्मीर से, डिप्टी कमिश्नर कश्मीर, डिवकॉम कश्मीर के दफ्तर से कि क्या कोई गुजारिश किसी राजनीतिक दल से आपको मिली कि हमने एक बड़ी जनसभा जो है वो श्रीनगर में करवानी है। तो हमें मालूम पड़ा कि कोई ऐसी रिक्वेस्ट हमारे पास अभी तक नहीं आई है। उसके अलावा जो छोटी मोटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कर रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा कि शमीमा फिरदौस जहां पर ये कह रही हैं कि पानी और बिजली के प्रदर्शन के लिए भी इजाजत नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला पिछले दिनों अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा के दौरे पर थे। वो गूल गए। गूल में आमिर लतीफ मागरे के घर भी गए। वो उसके परिवार के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की, जनसभाओं को भी संबोधित किया। रामबन में भी किया, गूल में भी किया, उसके बाद डोडा में किया, किश्तवाड़ में किया, भदरवाह में किया और उसके बाद वापस वो घाटी की तरफ चले गए। फिर उन्होंने रास्ते में वापस जाते जाते पीड़ा के मशहूर राजमा चावल भी खाए और राजमा चावल की तस्वीर भी उन्होंने फेसबुक के ऊपर डाली ताकि लोगों को पता चले कि वो पीड़ा में राजमा चावल खा रहे हैं। जब एक बड़ा राजनीतिक व्यक्ति पीड़ा में बैठकर आराम के साथ राजमा चावल खाता है और उसी की पार्टी के नेता ये कहते हैं कि बिजली पानी के लिए भी अगर आप प्रदर्शन करने के लिए घर से बाहर निकलें तो आपको बिजली पानी के लिए प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि घाटी में बिजली और पानी के लिए क्या आपने कभी सुना कि कहीं प्रदर्शन हुआ? क्या आपने कभी सुना कि घाटी में बिजली, पानी, सड़क के लिए किसी राजनीतिक दल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कहीं कोई धरना दिया? धरना, प्रदर्शन और उसके बाद अगर राजभवन की तरफ मार्च भी करना है तो वो उन सारे मुद्दों के ऊपर होता है जो मुद्दे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों के ऊपर राजनीति हो सके, जिन मुद्दों के ऊपर जनसमूह को कॉन्फिडेंस में लिया जा सके और जिन मुद्दों के ऊपर लोगों को इमोशनल किया जा सके। ये घाटी की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि शमीमा फिरदौस सभी चीजों के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही हैं। वो घाटी के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके लिए महबूबा मुफ्ती और उनके पिता स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वो ये सब कुछ कह रही हैं और दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पिछले दिनों जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी थी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के ऊपर उन्हें ट्वीट भी किया और ट्विटर के ऊपर जाकर उन्होंने ये कहा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं बुलाया जा सकता। इसका मतलब जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से खामोशी और जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से रिकंसिलिएशन की कोशिशें हैं, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी ईमा पर गुपकार अलायंस बना था, जिनकी ईमा पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन तैयार हुआ था, जिस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के अध्यक्ष और नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं और जिस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने जब डीडीसी के चुनाव इकट्ठे मिलकर लड़े तो मैंडेट देने का काम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया, जिस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है उसी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा पीडीपी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद को लेकर किश्तवाड़ में बयानबाजी की
और कहा अगर मुफ्ती मोहम्मद सैयद बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करते तो 370 नहीं जाता, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर नहीं होती तो 370 नहीं जाता। और आज शमीमा फिरदौस कहती हैं कि घाटी में जिस समय पीडीपी बीजेपी की सरकार थी तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि 10,000 पैलेट और आ रहे हैं, अगर आपके बच्चे घरों के अंदर नहीं जाते तो पैलेट चलेगा और बच्चों की मौत भी होगी। यह बयान कब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया, इसका कोई रिकॉर्ड या ये बयान कभी रिकॉर्ड पर आया हो या उन्होंने कभी कोई ऐसी बात की हो, पत्रकार के नाते मेरी नॉलेज में इस तरह का कोई बयान महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री के तौर पर या पीडीपी के अध्यक्षा के तौर पर 2014 के बाद जब पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी कभी ऐसा बयान दिया हो, मेरी नजरों के सामने से यह बयान नहीं गुजरा। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का पीडीपी के ऊपर हमला करना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को पीडीपी को तमाम जम्मू कश्मीर में जो भी हालात बने हैं उसके लिए जिम्मेदार ठहराना समझ से बाहर है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बेशतर नेता पार्टी छोड़कर या तो अपनी पार्टी में चले गए हैं या पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो गए हैं। युवा नेता मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ चल रहे हैं। युवा नेताओं के अलावा कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नेता इस समय पीडीपी में नहीं है। बड़े नेताओं में सिर्फ अब्दुल रहमान बीरी, नईम अख्तर और उसके अलावा सरताज मदनी और कुछ और परिवार के लोग जो महबूबा मुफ्ती के हैं वो उनके साथ हैं। बाकी तमाम युवा नेता हैं और युवा लोग इस समय महबूबा मुफ्ती की पार्टी का हिस्सा हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीडीपी के ऊपर हमला करना आम जनमानस की समझ से बाहर है। वो ये कह रहे हैं कि घाटी में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला किसी राजनीतिक दल के साथ है तो वो इस समय पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ है, क्योंकि वही दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन पॉलिटिकल पार्टीज में पीडीपी और के नेता गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता भी इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में गए हैं और आने वाले कल में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो वो इन्हीं दो दलों में जाएगा, तो मुकाबला इन्हीं दो दलों के साथ है। उसके अलावा कांग्रेस के साथ मुकाबला है। पीडीपी का जहां तक ताल्लुक है वो पीडीपी इस समय कमजोर है, लेकिन साउथ कश्मीर में अभी भी बहुत सारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में पीडीपी का दबदबा है। तो इसका मतलब यह होगा कि घाटी में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि पीडीपी इस समय नहीं है, तो पीडीपी के ऊपर प्रहार करना और पीडीपी को सारी मुसीबतों और सारी परेशानियों के लिए जिम्मेदार ठहराना राजनीतिक विशेषज्ञों के समझ से बिल्कुल परे है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाकई लगता है कि पीडीपी से उन्हें कोई खतरा है तो तब जाकर आप प्रहार करें। और दूसरा, राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी को वो मैंडेट मिला जिस मैंडेट के मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्टोरेट से हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि जब भी हमारे पास मेजॉरिटी होगी, 2/3 मेजॉरिटी होगी, हम 370 को अमेंड कर देंगे और 35A को खत्म करेंगे। जब 303 का नंबर एनडीए बीजेपी को आया और उसके बाद जब उन्होंने एनवायरनमेंट देखा और बाकी राजनीतिक दलों का 370 को लेकर विचार देखा तो उनको लगा कि यह सही समय है 370 को रोल बैक करने का। तो उन्होंने 370 को अमेंड किया, 35A को खत्म किया, जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित किया 2 यूनियन टेरिटरीज में, एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख। यानी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था उस वादे को उन्होंने पूरा किया। और उस वादे को पूरा करने से पहले जम्मू कश्मीर में जो भाजपा और पीडीपी की सरकार चल रही थी उस सरकार को भी उन्होंने भंग किया। उन्होंने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया और समर्थन वापस लेकर जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा और राज्यपाल शासन लगने के बाद जम्मू कश्मीर में धारा 370 को अमेंड कर दिया गया। अब राजनीतिक सच्चाई तो यह है कि पीडीपी के साथ बीजेपी अलायंस करती या नहीं करती, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस करती या नहीं करती। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्टोरेट के साथ किया था और जिस वादे के बाद भारतीय जनता पार्टी को 303 का मैजिक फिगर मिला, उस 303 के मैजिक फिगर के बाद सभी जानते थे कि जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि विपक्ष में जितने भी दल हैं वो बहुत कमजोर हैं और उनकी कमजोरी के चलते संभव यह है कि 370 के ऊपर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो अगर बीजेपी के साथ पीडीपी अलायंस करती या नहीं करती, राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा था उस कोर एजेंडे पर बीजेपी को काम तो करना ही था, क्योंकि वो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था।
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तो ये कि प्रहार जितने भी हो रहे हैं वो बीजेपी को लेकर हो रहे हैं। पहले अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कहा गया कि ये नई दिल्ली की क्रिएशन है, उसके बाद अब पीडीपी के ऊपर प्रहार हो रहा है कि पीडीपी के लोगों ने सारी मुसीबतें घाटी में लाई हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे कारण तो कुछ नहीं हुआ, हमने केवल 1999 से लेकर 2002 तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में समर्थन किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में दूरियां रहीं और हमने कभी भी दोबारा इस राजनीतिक दल का समर्थन नहीं किया। लेकिन हौड़ इसी पर लगी हुई है कि पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अन्य दल हो, सभी दलों में इस वक्त दौड़ इसी चीज की है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस राजनीतिक दल को हम बीजेपी का करीबी बता सकें। और दूसरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि पीडीपी ने पलटवार कोई नहीं किया है। पीडीपी के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने इंडिया टुडे के कनक्लेव में भी जो बात, आज तक के कनक्लेव में भी जो बात की, उस बात में भी आपने देखा होगा उन्होंने कहीं पर किसी भी राजनीतिक दल पर कोई कटाक्ष नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई प्रहार नहीं किया, किसी भी राजनीतिक दल को उन्होंने आड़े हाथों नहीं लिया। अगर उन्होंने प्रहार किया तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर किया, और जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में गुपकार गठबंधन, जिस गठबंधन में बहुत सारे पेच ऑलरेडी पड़ चुके हैं, गुपकार गठबंधन दोबारा कभी एक प्लेटफॉर्म पर मिलता भी है कि नहीं, और क्या वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा पीडीपी के ऊपर प्रहार कर रहा है। राजनीति क्या है इसके पीछे, ये समझने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बुद्धिजीवियों से बात करके आप तक जरूर ये पहुंचाएं कि आखिरकार गुपकार गठबंधन जो जम्मू कश्मीर को 370 वापस देने वाला था, 35 वापस देने वाला था, मिलकर लड़ाई लड़ने वाला था, मिलकर चुनाव लड़ने वाला था, मिलकर असेंबली के चुनाव लड़ने वाला था, जिन्होंने मिलकर डीडीसी के चुनाव लड़े, वो गुपकार गठबंधन अब टूटने क्यों लगा है और टूट क्यों रहा है, वजह क्या है इसके पीछे? और क्या केवल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को गुपकार गठबंधन की जरूरत है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को गुपकार गठबंधन की जरूरत नहीं है? आपको याद कराऊंगा यहां पर, डीडीसी के चुनाव के बाद मैंने ये बात आप तक पहुंचाई थी कि डीडीसी के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह समझ में आ गया है कि हमें अलायंस पार्टनरों की घाटी में कोई जरूरत नहीं है, हम अपने दमखम पर जम्मू कश्मीर में सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मुकाबला कर सकते हैं, हमें किसी गठबंधन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि घाटी में एक बड़े दल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उभरा था। और उस समय मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि क्या गुपकार गठबंधन आगे चलेगा या गुपकार गठबंधन अब अपने अपने रास्ते पर चलेगा। क्यों? क्योंकि जब एक राजनीतिक दल को यह पता चलता है कि हवा उनके हक में है, फिजाएं उनके हक में हैं, मौसम जो है वो उनको फेवर कर रहा है, तो उस राजनीतिक दल को किसी और राजनीतिक दल को अपने साथ चलाने की क्या जरूरत है? और खासकर वो राजनीतिक दल जिस राजनीतिक दल के बड़े नेता पार्टी छोड़कर या तो अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं, और कुछ एक नेता इस समय यूएपीए में भी बुक्ड हैं और वो इस समय जेल में हैं। तो इस एक राजनीतिक दल के साथ इस माहौल में क्यों एक ऐसा राजनीतिक दल चलेगा जिसे लग रहा है कि सत्ता की कुंजी कल उनके हाथ में हो सकती है? तो ऐसा लगता है कि गुपकार में जो सबसे बड़ा दल था, उस दल को समझ आ गई है कि हमें राजनीतिक तौर पर जम्मू कश्मीर में अगर चलना है तो हमें बाकी दलों को दाएं बाएं रखकर चलना होगा। इसलिए तैयारी जमीन इस तरीके से तैयार करो कि पीडीपी पर भी प्रहार करो, अपनी पार्टी पर भी प्रहार करो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर भी प्रहार करो, और प्रहार करके जम्मू कश्मीर की सत्ता पर दोबारा से बैठने विराजमान हो जाओ।